नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम है। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज की सीरीज में हम CPU के फंक्शंस के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में, इससे जो सबसे लास्ट वाला जो क्लास था उसमें हम लोग CPU क्या होता है उसके बारे में समझे थे और CPU के पार्ट अर्थात CU, ALU और MU के बारे में समझे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, कंप्यूटर फंडामेंटल के प्लेलिस्ट में जाइए और जो CPU वाला वीडियो है कम से कम उसे देख लीजिए ताकि आज का जो क्लास है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपका दीपावली और छठ का पूजा कैसा रहा। उम्मीद है कि अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरुआत करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में फंक्शन ऑफ CPU। देखिए, फंक्शन ऑफ CPU क्या होता है, अर्थात CPU के कार्य करने के तरीके या CPU कैसे कार्य करता है। जैसे कि हम बताए हैं कि हम पिछले क्लास में ही CPU के बारे में बता दिए, तो फिर भी हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन हम इसको कहते हैं और सारे प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी CPU का ही होता है। अब ये काम कैसे करता है, इसका साइकिल क्या होता है, तो देखिए ये इसके काम करने के 4 स्टेप्स होते हैं। बेसिक तो इसके 3 ही स्टेप है, लेकिन कई कई बुक में 4 स्टेप के बारे में भी चर्चा किया गया है, इसीलिए हम आपको चारों स्टेप के बारे में बताने वाले हैं। इसमें पहला स्टेप होता है फैच का, डिकोड का, एग्जीक्यूट का और स्टोर का। तो स्टेप 1 है फैच, फिर स्टेप 2 है डिकोड, स्टेप 3 है एग्जीक्यूट और स्टेप 4 है स्टोर। आप इमेज देखिए, हम इन चीज़ों के बारे में वर्णन भी करेंगे, पहले इस इमेज को समझते हैं। देखिए स्टेप 1 क्या कहता है वो समझिए। तो स्टेप 1 है फैच का। तो फैच में क्या होता है, फैच का मतलब होता है लाना। फैच का मतलब क्या होता है, लाना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले, अगर आप इमेज भी देखते रहिएगा जो कि राइट साइड में है, तो सबसे पहले हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो जाता है मेन मेमोरी के अंदर। कहाँ जाता है, मेन मेमोरी अर्थात रैम के अंदर। समझ गए। जब हम रैम और रैम मेमोरी पढ़ेंगे ना, मेमोरी मैनेजमेंट, तो वहाँ पे हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि रैम, कैच, रजिस्टर वगैरह क्या होता है। फिलहाल ये समझिए कि हम जब भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो या जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला होता है उससे सबसे पहले रैम में आना होता है, मतलब सबसे पहले वो रैम में लोड होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो CPU जो है, जो CPU का जो लाइफ साइकिल है या CPU का जो वर्किंग स्टेप है, उसमें सबसे पहले वो चीज़ों को फैच करता है, लाता है। कहाँ से, रैम से, मतलब मेन मेमोरी से। वो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को भेजता है। किसको भेजता है, कंट्रोल यूनिट, जो कि CPU का एक पार्ट होता है। ठीक है ना, तो पहला स्टेप हुआ फैच करना, अर्थात मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लाना और कंट्रोल यूनिट के पास भेजना। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका होता है डिकोड करना। क्या करना आपका होता है, डिकोड। अब ये डिकोड क्या होता है वो समझिए। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को डिकोड किया जाता है, अर्थात इसका हिंदी मतलब समझे तो व्याख्या करना। मतलब अगर हम कुछ चीज़ों आपको बोल रहे हैं, समझ गए ना, अगर हम कुछ चीज़ आपको बोल रहे हैं, अब मान लीजिए कि अगला वाला वो बातों को नहीं समझ पा रहा, तो हम व्याख्या करते हैं ना, ये आपको ये बोलने वाले या इस तरीके से समझा रहा, या जैसे ऐसे समझिए हम बोले इनपुट डिवाइस, हम किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहे इनपुट डिवाइस, तो सिर्फ इनपुट डिवाइस समझ बोल देने से तो वो नहीं समझ जाएगा कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो हम उसको बताएंगे कि इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कंप्यूटर में इनपुट देना, जैसे कीबोर्ड का यूज करते हैं या माउस या इत्यादि इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो हमें एक इंस्ट्रक्शन मिला विद्यार्थी से कि सर इनपुट डिवाइस समझाइए। हम उसको पैच किए, अच्छा इनपुट डिवाइस समझाना, फिर उसको डिकोड किया, अर्थात मतलब उस इंस्ट्रक्शन को हम समझाएं कि इसको समझना कैसे या इसके बारे में हमें क्या बताना है। तो यही चीज़ होता है व्याख्या करना, अगर हिंदी में समझिएगा तो। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का मतलब, डिकोड का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो भी हम निर्देश देते हैं उस निर्देश को डिकोड करने के लिए, इस इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए डिकोड का प्रोसेस किया जाता है। मतलब जिस इंस्ट्रक्शंस को फैच किया जाता है, कंट्रोल यूनिट उसको क्या करता है, डिकोड करता है। डैट मीन्स वहाँ पे कंट्रोलिंग होता है कि ये जो प्रोसेस है या जो ये इंस्ट्रक्शंस है उसे किस रूप में यूज किया जाए, मतलब इसको किस आउटपुट डिवाइस से इसको मतलब डिस्प्ले किया जाए, ALU का काम होगा या नहीं होगा इत्यादि। ये सारे चीज़ें सेकेंड स्टेप में किया जाता है, अर्थात उसे डिकोड किया जाता है। या यूँ कहें
कि इंस्ट्रक्शंस को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। सिग्नल में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि सीपीयू जो है वो दूसरे पार्ट को कंट्रोल के माध्यम से या कंट्रोल यूनिट के माध्यम से सेंड कर देता है कि भाई ये तुम्हारा काम है तुम देखो, या तुम्हारा काम है डिस्प्ले करना तुम करो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम स्पीकर, मान लीजिए हम कोई गाना बजा रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीकर को निर्देश देगा कि तुम इसको, तुम्हारा काम है इसको आवाज़ को बाहर करना। हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंटर को निर्देश देगा कि तुम्हारा काम है चीज़ों को प्रिंट करना। तो डैट मीन्स वहाँ पे जो इनपुट देते हैं उसको वो डिकोड करता है कि इसको एक्चुअली में करना क्या है। और थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उस पहले हम लोग देखो पहला काम क्या हुआ, निर्देश को पकड़ना, लाइक निर्देश को लाना, डेट मीन्स फैच करना, फिर उसको व्याख्या करना, डेट मीन्स उसको डिकोड करना कि एक्चुअली में ये है क्या और कैसे काम करेगा। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आता है एग्जीक्यूट करना, मतलब तीसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूट करना, डेट मीन्स एक्शन लेना। अब एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए कंप्यूटर सीपीयू में एक सबसे अहम भूमिका होता है रजिस्टर मेमोरी का। जैसे रैम रोम कैच पढ़ते हैं ना, उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है रजिस्टर मेमोरी। ये हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। देखिए अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से समझ रहे हैं तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उछल कूद ना करते हुए एक में हमारे चैनल के सारे वीडियो को सीरियली फॉलो कीजिए, क्योंकि हम जो आपको क्लास देंगे हम अपने हिसाब से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अगर हम आपको अभी सीपीयू समझा रहे हैं तो यकीनन हम आपको एक बार जब मेमोरी मैनेजमेंट पर रजिस्टर पढ़ाएंगे तो सीपीयू वाला चैप्टर और आपका बेहतर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम आपको सीपीयू का एक बेसिक इंट्रो आपको बता रहे हैं कि सीपीयू का फंक्शंस क्या होता है, काम करने का तरीका क्या होता है। अब जैसे आईआर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये रजिस्टर मेमोरी का एगो पार्ट होता है, समझ गए ना। जो क्या चीज़ प्रोसेस होने वाला होता है, उस या क्या चीज़ प्रोसेस हो रहा है सीपीयू के अंदर, उसे ये स्टोर करके रखता है, समझ गए ना। तो मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि चीज़ें जब एग्जीक्यूट होने के लिए होता है तो सीपीयू क्या करता है, उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेमोरी के पास भेज देता है कि भैया ये चीज़ आप इंस्ट्रक्शंस क्या हो चुका है, सारा काम कंप्लीट होगा, इसे एग्जीक्यूट करवाओ। और एग्जीक्यूट कराने के लिए ज़रूरत पड़ता है सीपीयू के पार्ट में एएलयू का, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सारा एजुकेशन का जिम्मेदारी जो होगा, चाहे मैथमेटिकल हो या लॉजिकल, वो एएलयू का ही होता है। ये हम पिछले वीडियो में भी चर्चा की है, आप एक बार जाकर उसे देख लें, ठीक है। फिर स्टेप 4 रिपीट होता है स्टोर का। देखिए स्टेप 1 और स्टेप 4 हम जब पहला शुरुआत करते हैं तो हम मेन मेमोरी में देते हैं और ये साइकिल चलते रहता है, फिर स्टोर होगा, फिर मेमोरी में आएगा, फिर उस कोड को डिकोड करेगा। ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं जाता। जैसे गेमिंग के दौरान गेम किए, इनपुट में गेम गया, फिर वो डिकोड होगा, फिर वो गेम एग्जीक्यूट होगा, फिर हम उसमें इंस्ट्रक्शंस देंगे, डायरेक्ट कोई एरो की दबा रहे हैं, स्पेस की दबा रहे हैं, तब इनपुट देते हैं कि नहीं निर्देश में, फिर वो मेमोरी में जाएगा, फिर उस इंस्ट्रक्शंस को कैच करेगा, फिर उस गेम पर उसका रिजल्ट अप्लाई करेगा कि गाड़ी लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये प्रोसेस हमेशा क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले इंस्ट्रक्शंस को पकड़ना, लाना, दैट मीन्स मेन मेमोरी से, फिर कंट्रोल, दूसरा काम क्या होगा, डिकोड करना, कंट्रोल यूनिट उसे डिकोड करेगा, फिर एक्शन लेना, दैट मीन्स एग्जीक्यूट करना, एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, उसको स्टोर करना। स्टोर करने के लिए फिर हम किसका यूज करेंगे, तो स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, तो ये मेन मेमोरी का। तो स्टेप 4 में भी होता है आपका मेन मेमोरी का काम कि चीज़ों को स्टोर करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है कोर ऑफ सीपीयू। आप कई बार सुने होंगे, तो देखिए कोर ऑफ सीपीयू क्या होता है, या इसी को हम लोग टाइप्स ऑफ सीपीयू भी कहते हैं। तो कोर का मतलब सुने होंगे आप लोग, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर प्रोसेसर। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि क्वाड कोर के बाद जितना भी होता है उसे मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं। अब ये सिंगल कोर, डुअल कोर वगैरह ये कोर होता क्या है, तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कोर एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए सिंगल कोर का मतलब क्या होता है या कोर का मतलब क्या होता है, तो पहले कोर समझते हैं। देखिए कहता है कि कोर सीपीयू चिप का वो वास्तविक भाग है जो कम्युनिकेशन टास्क को पूरा करने का काम करता है, उसे प्रोसेसर कोर भी कहा जाता है। मतलब प्रोसेसर के अंदर ही कोर होता है जो वास्तव में डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। मतलब इंडिविजुअल सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है, समझे ना, जो सीपीयू के अंदर प्रोसेस करने का कार्य करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि, जैसे हम लोग बात करते हैं अपने दिमाग के बारे में, तो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का जो सेक्शन है तो अकेले तो नहीं होगा, उसमें भी कई सारे पार्ट बटा हुआ। अगर बायोलॉजिकल जानते हो तो इसके बहुत सारे पार्ट होता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी एक कार्य को एक आदमी कर रहा है और उसी एक कार्य को 2-3 आदमी मिलकर कर रहा है, समझ गए ना। तो कार्य तो एक ही हो रहा है
लेकिन वहाँ पे दिमाग कितने आदमी का लग रहा है? 3 आदमी का, 3 आदमी इन्वॉल्व है, तो सीधी सी बात है काज जल्दी भी होगा और फास्ट में भी होगा, अच्छे तरीके से भी हो सकता है। तो ह्यूमन सेक्शन में तो गड़बड़ होने के भी चांसेस रहता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। तो कोर का मतलब क्या हो गया? कोर का मतलब यहाँ पे होता है कि सीपीयू जो होता है, जो हमारा चिप होता है, उसमें प्रोसेसर की संख्या, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मतलब ऐसे समझिए कि देखिए सीपीयू जो होता है ना, वो एक सर्किट के जैसा होता है, ठीक है। एक जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। सही बात है, बोलचाल के बहुत से बोलते हैं कि हम मेरा सीपीयू खराब हो गया, हम सीपीयू लेने जा रहे हैं, या हम सीपीयू परचेज के i3 i5 वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अंदर प्रोसेसर की कितनी संख्या, उसी को हम लोग कोर बोलते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसमें सीपीयू तो एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर कोर की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो प्रोसेसर का माने हो गया, या कोर का माने ये हो गया, ठीक है ना, कि कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा होता है या सीपीयू चिप जो लगा होता है, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है, जो चीज़ों को प्रोसेस करता है, जो चीज़ों को क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसी को कोर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि सीपीयू के अंदर एक कोई ना कोई एक डिवाइस होगा जो प्रोसेस करता होगा, चीज़ों को समझता होगा, उसी को कोर कहते हैं। मोटा मोटी कोर जो है वो एक प्रोसेसर का ही दूसरा शब्द है, जिसे कोर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझते हैं सिंगल कोर क्या होता है। तो देखिए, सिंगल कोर सीपीयू के अंदर जो है उसमें प्रोसेसर की संख्या एक ही होता है, मतलब एक सीपीयू के अंदर एक ही प्रोसेसर लगा होगा। मतलब इस प्रकार के प्रोसेसर में आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, मतलब एक बार में कोई एक ही कार्य आप कर सकते हैं, समझ गए ना। ये मल्टीपर्पज से यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है। ऐसा समझिए, मान लीजिए एक बैंक के अंदर एगो काउंटर है, तब एक बंदा बैठा हुआ एक ही काउंटर, इसका मतलब उस पर एक बार में एक ही काम होगा। अगर बहुत सारे काम हमको करना होगा तो लाइन में लगा होगा। जैसे मान लिया कोई, अब एक ही काउंटर है, कोई फॉर्म भर रहा है, कोई एटीएम वेरीफाई कराने गया है, कोई पैसा निकालने के लिए, कोई पैसा जमा करने के लिए, तो ये सारे काम एक एक करके होगा, क्योंकि काउंटर की संख्या कुल कितनी है, तो एक ही है। तो इस प्रकार अगर एगो प्रोसेसर लगा होगा एक सीपीयू के अंदर, इसको बोलेंगे सिंगल कोर सीपीयू, जो कि अब नहीं चलता है, समझिए। पहले शुरुआती दौर में ये चलता था सिंगल कोर सीपीयू। नेक्स्ट आता आपका डुअल कोर सीपीयू। अब डुअल कोर सीपीयू क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक सीपीयू के अंदर कम से कम 2 कोर लगे होते हैं, अर्थात 2 प्रोसेसर की संख्या हो, तो उसे ही हम लोग डुअल कोर कहते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि एक इस प्रकार से सीपीयू का बॉक्स बना होता है, इसके अंदर देखिएगा 2 गो प्रोसेसर लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि एक बैंक के अंदर कहीं 2 गो काउंटर, क्या गो काउंटर बना हुआ? 2 गो। अब 2 गो काउंटर बना हुआ है, इसका मतलब एक बार में कम से कम 2 गो काम तो हो ही सकता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक काउंटर पे लोड ज़्यादा हो, दूसरे काउंटर पे लोड कम हो, तो आपस में बांट भी तो सकता है कि चलो भैया हम फ्री है तो तुम्हारा काम हम भी देख लेते हैं। अब ये जो तय होता है कि कौन सा प्रोसेसर क्या काम करेगा नहीं करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जिम्मेदारी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम कैसे करवाता है, ये हम लोग ओएस के क्लास में समझेंगे। मतलब आपको पूरा चीज़ को अच्छे से समझने के लिए कम से कम ओएस, मेमोरी मैनेजमेंट, ओएस वगैरह सब समझिएगा, तो सीपीयू के फंक्शंस आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य बना के आपको रखना पड़ेगा। फिलहाल ये समझिए कि डुअल कोर के सीपीयू के अंदर 2 गो प्रोसेसर लगा होता है, जो मल्टीटास्किंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हो गया आपका क्वाड कोर सीपीयू। क्वाड कोर सीपीयू में क्या होता है, तो एक सीपीयू के अंदर, मतलब एक चिप के अंदर 4 कोर लगे होते हैं, डैट मीन्स 4 प्रोसेसर लगे होते हैं। जैसे i5, जो हम i5 के आज के समय में बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 कोर लगे होते हैं, समझ गए ना। अब आपके समझ में एक चीज़ और कन्फ्यूजन हो सकता आता होगा कि अगर हम एक सीपीयू के अंदर 2 कोर लगाए, अर्थात 2 प्रोसेसर लगाए, या हम 4 प्रोसेसर लगाए, तो साइज भी तो बढ़ता होगा ना, आकार तो बढ़ता होगा ना। लेकिन कहानी ये है मेरे भाई कि आकार जो होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, वो सीपीयू के चिप का सेम ही रहता है, उसमें कोनो ज़्यादा बदलाव नहीं होता। तो फिर उसी साइज में 4 प्रोसेसर कैसे लग जाता है, 2 प्रोसेसर कैसे लग जाता है, 8 कैसे लग जाता है, 10 कैसे लग जाता है। तो इस प्रकार के जगह को मैनेज करने के लिए, या इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का हम लोग नैनोमीटर बोलते हैं, एनएम टेक्नोलॉजी। जितना ज़्यादा एनएम होगा, अर्थात प्रोसेसर के या कोर के बीच का गैप उतना कम होगा, और उसमें उतने संख्या में प्रोसेसर हो सकता है। एनएम क्या होता है? एनएम यूँ समझिए
जैसे मान लीजिए ना, मच्छरदानी में जो धागा लगा हुआ था उसके बीच का गैप कितना ज़्यादा होता है, देखते हैं हॉल जैसा दिख रहा होगा। लेकिन हम जो गंजी पहनते हैं उसके बीच का जो रेशा होता है, जो धागा होता है, उसके बीच का गैप देखिए कितना कम होता है। तो इसका मतलब हो गया कि यही एक जो रस्सी के धागा के बीच का जो गैप है ना, जितना कम होगा उतना ज़्यादा नैनोमीटर होगा, समझ गए। तो अर्थात अगर मान लीजिए हम धागा एक बीच के दूरी पे 10 वो धागा के बीच का दूरी बढ़ा देंगे तो कम धागा लगेगा, और धागा के बीच का दूरी घटा देंगे तो ज़्यादा धागा लगेगा, साइज तो वही रहेगा। तो खैर वही चीज़ को हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर, समझ गए ना। तो जितना ज़्यादा नैनोमीटर होगा उतने ज़्यादा कोर की संख्या एडजस्ट होगा, डैट मीन्स उतने ज़्यादा प्रोसेसर हम इस चिप के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो क्वाड कोर के अंदर कितने प्रोसेसर हो गए भाई, 4। अब 4 प्रोसेसर हो गए तो सिंपल सी तरीके 4 काम तो एक साथ हो ही सकता है। और यूं कहें तो जितने कोर होंगे उतने ज़्यादा फंक्शंस स्मूथली होगा, उतने ज़्यादा टास्क हो। इसीलिए तो i5 में इतने ज़्यादा टास्क हो पाते हैं। आज के समय में i5 सबसे अच्छा प्रोसेसर माना जाता है ना, समझ गए। तो अब जैसे देखिए ना, रावण को देखिए 10 गो मूड़ी है, तो एक को देखते हैं ना 10 गो मूड़ी लगा, तो इसका मतलब हो गया कि एक रावण के अंदर क्या गो प्रोसेसर लगा है, 10 गो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो उसका मतलब हो गया कि मुंडी की संख्या जो है वो क्या हो गया, वो तो कहने के लिए बातें कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे यूँ समझ सकते हैं कि एक कार्य करने के लिए क्या गो काउंटर बना हुआ है, 4 गो काउंटर बना हुआ है। तो 4 काम तो एक साथ हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि एक काउंटर पर लोड बढ़ा होगा तो बाकी तीनों काउंटर उसको सपोर्ट कर लेगा। अब ये काम करवाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे OS। तो OS जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि कोर का काम OS किस प्रकार से, मतलब प्रोसेसर का काम जो है या प्रोसेसर के कार्य OS के द्वारा कैसे किया जाता है, या OS उसके काम मतलब प्रोसेसर से कार्य कैसे करवाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है हेक्सा कोर CPU। अब हेक्सा कोर CPU क्या होता है, तो देखिए हेक्सा कोर में प्रोसेसर में जो है वो चिप के अंदर 6 कोर लगे होते हैं। कितने कोर लगे होते हैं, 6। ये भी i5 के अंदर आ जाता है। इसमें जनरेशंस होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इंटेल i5 के अंदर जो आप लीजिएगा ज़्यादा जनरेशंस वाले, तो उसमें आपको कितना हो जाएगा, 6 कोर प्रोसेसर होगा। और इसका NM और ज़्यादा अधिक होगा, दैट मीन्स इसके बीच की जो दूरी होगी, कोर के बीच की जो दूरी होगी, इसके अंदर जो छोटे छोटे सर्किट लगे होंगे, छोटे छोटे जो डिवाइसेस लगे उसके बीच की जो दूरी होगी वो बहुत कम होगा। और जानते हैं इसको सही करने के लिए, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बीच में इतना गैप कम होता है कि आपको नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको सही करने या समझने के लिए या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो हेक्सा कोर में कितना हो जाएगा, 6 कोर प्रोसेसर। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा ऑक्टा कोर CPU। तो ऑक्टा कोर CPU में जो प्रोसेसर की संख्या होती है वो आपका होती है 8। इसके अंदर 8 कोर अर्थात 8 प्रोसेसर लगा होता है एक चिप के अंदर। जो i7 जो है वो कम से कम जो i7 जो टेक्नोलॉजी है वो आपका बेस है ऑक्टा कोर CPU पे। किस पे बेस है, ऑक्टा कोर CPU पे बेस्ड है, समझ गए। अब 8 प्रोसेसर लगा होगा, डेट मीन्स एक बैंक के अंदर क्या गो काउंटर, 8 गो काउंटर। अब 8 काउंटर है तो 8 प्रकार का कार्य तो हो ही सकता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि कोई काउंटर बिजी चला, कोई काउंटर खाली चला, तो हम कस्टमर को डिवाइड भी तो कर सकते हैं कि भैया फलाना काउंटर खाली चलो जी, उस पर भी काम कर दीजिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि उस बैंक के अंदर जो कस्टमर डीलिंग होगा वो ज़्यादा कस्टमर को डील कर सकते हैं और स्मूथली डील कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो और कोर को यूँ समझिए कि एक बैंक के अंदर क्या गो काउंटर, तो हम यहाँ पे बोले कि एक बैंक के अंदर मान लीजिए 8 काउंटर, 8 काउंटर 8 प्रकार का कार्य कर सकता है, या सब जिसको जो जरूरत पड़ेगा, जिसको जहाँ जो जरूरत पड़ेगा वो कार्य कर सकता है। और ये कार्य करने के तरीका जो होगा वो कंप्यूटर के अंदर OS तय करेगा, समझ गए। ये हम लोग OS के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑक्टा कोर के बाद आपका आ जाता है डेका कोर CPU। अब डेका कोर CPU में क्या होता है कि एक CPU के अंदर जो है वो कम से कम 10 कोर लगे होते हैं, अर्थात 10 प्रोसेसर लगे होते हैं, जो कि i9 है, सबसे लेटेस्ट वर्जन i9 और बहुत एक्सपेंसिव भी है। ये आपके मार्केट में आ चुका है। गेमिंग बेस ये CPU ज़्यादातर गेमिंग कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो i9 में जो है वो किस बेस पे है, 10 कोर बेस पे है। लेकिन अभी आप समझिए तो i5 i7 हम लोग के नॉर्मल यूजेस के लिए काफ़ी है, समझ गए ना। गेमिंग में भी और नॉर्मल वीडियो एडिटिंग वगैरह सब में भी i5 i7 काफ़ी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कोर क्या होता है। कोर में ना एक चिप के अंदर, मतलब एक चिप के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसर, और ये नंबर ऑफ प्रोसेसर जो एक ही साइज, एक ही लंबाई चौड़ाई मोटाई में जो संख्या बढ़ जाता है, ये बढ़ता है NM टेक्नोलॉजी अर्थात नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे ये कार्य करती है, समझ गए। ऑक्टा कोर, सिंगल कोर, डुअल कोर के बाद या
नॉर्मली जो हम लोग डुअल कोर सबके बाद जो सीपीयू होता है, समझ गए ना, उसे हम लोग मल्टी कोर के नाम से भी जानते हैं। जैसे हेक्सा डेका आपको हो सकता है नहीं भी मिले, तो मल्टी कोर अगर आ गया तो कितना आप याद रखिएगा, तो लोगों अक्सर बोलता है कि ये मल्टी कोर प्रोसेसर है, समझ गए। तो जब आप प्रोसेसर लेने जाइएगा तो अब आप देख सकते हैं कि कितने कौन से एनएम पे बेस्ड है, कितने कोर का है, समझ गए ना, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आपको सीपीयू लेने में आगे से अब जो सीपीयू परचेज कीजिए तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कोर क्या है, एनएम क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरेशंस ऑफ सीपीयू। अब देखिए जनरेशंस ऑफ सीपीयू क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए सीपीयू में कुछ वर्ड ऐसा है जैसे जनरेशंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्जन हो गया, तो मैं आपको शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ। जनरेशंस क्या होता है, देखिए जैसे हम i3 ले रहे थे, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, 10, 12, ये बोलेगा। i5 लीजिएगा तो उसमें बोलेगा हम आपको 12 जनरेशन देंगे, i7 लेंगे तो बोलेगा हम आपको 10 जनरेशन देंगे। तो जनरेशन क्या होता है वो समझिए। देखिए जब भी हम सीपीयू लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। जैसे मान लिया आप i3 1 आया, अब i3 आया फर्स्ट जनरेशन, अब उसमें उसको कुछ बदलाव करना है, हल्का सा कोई टेक्नोलॉजी में चेंजिंग करना है, तो सेकेंड जनरेशन आएगा, थर्ड जनरेशन आएगा। तो जनरेशन क्या होता है कि यूँ समझिए कि सीपीयू में अगर छोटा मोटा बदलाव होगा तो जनरेशंस के रूप में चेंज होगा। अब बहुत बड़ा बदलाव करना है तो वो वर्जन के रूप में आएगा। जैसे मान लीजिए हमको सीधा जो है सो 4 कोर की जगह 6 कोर प्रोसेसर लगाना, पूरा का पूरा एनएम में ही चेंजिंग करना, नैनोमीटर में ही चेंजिंग करना, तो हम नया वर्जन लाएंगे। तो वर्जन क्या होता है, i3, i5, i7, i9, ये वर्जन होता है। i मतलब इंटेल, और बोलेगा सर 4 का ही ना आता है, तो इंटेल का अपना एगो कह सकते हैं वो अपना एगो क्या कहते हैं, सबका अपना अपना होता है ना विधि विधान, कि जो इन चीज़ों पे बिलीव करता है। तो इंटेल ना ओड नंबर पे बिलीव करता है, समझो। वो सोचता है कि i3 के बाद i5 लाएंगे, i4 नहीं लाएंगे, तो वो अपना है उसका मैटर है। तो हमेशा वो इवेंट नंबर नहीं ओड नंबर में चीज़ों को दिखाता है, i3, i5, i7, i9, उसके बाद i11 आएगा, समझ गए। तो i3, i5, i7 ये एक वर्जन है। अब जैसे देखिए मान लीजिए i3 का 12 वर्जन हो गया, समझ गए ना, और i5 का फर्स्ट वर्जन, तो ये दोनों सिमिलर ही होगा, क्योंकि 12 और फर्स्ट में जैसे i3 का 12 वर्जन, i5 का फर्स्ट वर्जन, इस दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, मान ली i3 का 12 वर्जन और i5 के आपको मान ली बजट नहीं है और आपका बजट थोड़ा कम है, तो मान लीजिए अगर आप i3 का 12 आपके बजट में आ रहा है और आप सोच रहे कि नहीं कुछ पैसा लगा कि i5 का फर्स्ट जनरेशन ले लें, तो आप i3 भी ले लीजिएगा, तो दोनों का स्पीड लगभग क्या होगा, सेम ही होगा। हाँ, ज़्यादा जनरेशन का फिर गैप होगा तो स्पीड में भी गैप होगा। तो जनरेशन क्या होता है, जब सीपीयू में छोटा मोटा बदलाव करना है तो जनरेशन लाएंगे, और बहुत बड़ा बदलाव करना है तो हम लोग क्या लाएंगे तब, तो हम लोग वर्जन लाते हैं। स्पीड क्या होता है, तो देखिए सीपीयू के स्पीड को गीगाहर्ट्ज, JHZ या मेगाहर्ट्ज, MZH में नापते हैं, जिसे एक प्रोसेस साइकिल भी बोलते हैं। प्रोसेस साइकिल क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने में लिया गया समय को प्रोसेस साइकिल बोलते हैं। तो इसको हम मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में भी नापते हैं। मेगाहर्ट्ज में मापने का मतलब हो गया 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। कितना साइकिल, इसको लिख लीजिएगा, इसको हम नोट नहीं किए हैं। 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड होता है अगर आपका मेगाहर्ट्ज में, MZ में, इसका मतलब उसको 1 मिलियन पर सेकेंड के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर सकता है। मतलब 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकेंड में वो कंप्लीट कर देगा आपका सीपीयू, अगर मेगाहर्ट्ज में है। अगर वही सीपीयू आपका गीगाहर्ट्ज में है तो 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होगा 1 अरब, कितना, 1 अरब साइकिल पर सेकेंड, मतलब 1 अरब इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकेंड, एक लाइफ साइकिल 1 सेकेंड में, 1 साइकिल पर सेकेंड में, 1 साइकिल मतलब एक पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में 1 सेकेंड के अंदर 1 अरब इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर सकता है। तो अभी का जो सीपीयू वो गीगाहर्ट्ज में होता है, जो आई थिंक 1 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक हो सकता है। अब अपडेटेड कितना है वो थोड़ा सा आइडिया नहीं, लेकिन हमको लगता है 1 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक अभी तक आ रहा है। आई थिंक अभी हम आपको इस वीडियो और इस पार्ट, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले हम पार्ट 1 बनाए थे, तो इस दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लीजिएगा तो मेरे हिसाब से सीपीयू संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कैसा लगा वीडियो ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं हो रही, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सॉरी, ठीक है ना। तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो, कोई चीज़ लग रहा है कि नहीं समझ पा रहे, तब हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हम उसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।